हेलो स्टूडेंट्स, उन्नयन बिहार स्मार्ट क्लास के अंतर्गत फेसबुक लाइव क्रैश कोर्स को आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग पिछले क्लास में बच्चों देखे थे कि जनन क्या है, जनन कितने प्रकार के होते हैं और उसमें जनन दो प्रकार के, एक एसेक्सुअल और दूसरा सेक्सुअल। सेक्सुअल के अंतर्गत हम लोग पढ़े थे पुष्प के जनन अंग, उनके सहायक अंग, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं मानव के जनन तंत्र के बारे में, क्योंकि मानव भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आता है। अब यह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पता है कि दो जीवों के मिलने पर होता है। यहाँ पे जीव दो नर और मादा है। इसी नर जनन तंत्र के बारे में आज हम पढ़ेंगे और मादा जनन तंत्र के बारे में। सबसे पहले हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि सवाल आता है कि नर जनन तंत्र को समझाएं, सचित्र वर्णन करें। तो हम इस प्रकार से उसका चित्र बनाएंगे। चित्र बना के उसमें एक एक भाग को दर्शाएंगे। सबसे पहले नर जनन तंत्र में सहायक अंग और मुख्य अंग दोनों होते हैं। जिस तरह फ्लावर में थे सहायक अंग और मुख्य अंग, इसी तरह से यहाँ पे ये पूरे अंग मिलके नर जनन तंत्र का निर्माण कर रहा है। यहाँ पे सबसे पहले इसका मुख्य अंग टेस्टिस होता है, जिसे हम वृषण कहते हैं। यह वृषण मानव में दो होते हैं, उदर गुहा के बाहर अंडाकार होते हैं। इनकी स्थिति को भी बता दिए। अब इसमें क्या होता है, यह मुख्य अंग है, क्योंकि यहीं पे जो नर युग्मक है जिसे स्पर्म कहते हैं उसका फॉर्मेशन होता है, उसका बनना होता है। यहाँ पे वृषण जो है, टेस्टिस जो है, जिस सेल से बनाता है उस सेल का नाम होता है स्पर्मेटोगोनियल सेल। यहाँ स्पर्मेटोगोनियल सेल के द्वारा स्पर्म का बनना होता है और स्पर्म यहाँ कई छोटी छोटी ट्यूब्यूल से होते हुए एक नली का निर्माण करते हुए, जिस नली का नाम है एपिडिडाइमिस, यानी कि अधिवृषण। अधिवृषण में स्पर्म यहाँ से चला जाता है और स्पर्म यहाँ से होते हुए, यानी कि एपिडिडाइमिस से होते हुए, यह आगे चल के जब यहाँ मूत्राशय है, इस मूत्राशय के ऊपर से जब ये नली गुजरती है तो यह नली शुक्रवाहिका कहलाती है, यानी कि वास डिफरेंस। तो ये वास डिफरेंस से होते हुए कौन, स्पर्म यहाँ आती है और यहीं पे एक सहायक अंग और होता है जिसका नाम है शुक्राशय। यह शुक्राशय की नली से मिलते हुए आगे की ओर बढ़ती है। अब यह शुक्राशय से निकलकर यहाँ पे जो मूत्राशय से नली निकली है, जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं, उसी नली में आके मिलती है। शुक्राशय यहाँ से होते हुए इसी मूत्र मार्ग से बाहर की ओर निकल जाती है। यहाँ पे देखेंगे कि ये जो पार्ट हमने लिखा है, एग्जाम में इतने पार्ट्स को जरूर याद रखेंगे कि सबसे पहला पार्ट है टेस्टिस, दूसरा है एपिडिडाइमिस यानी कि अधिवृषण, वास डिफरेंस यही आगे शुक्रवाहिका, और उसके बाद आता है इजैक्युलेटरी डक्ट यानी कि स्खलन। यही यहाँ पे इजैक्युलेटरी डक्ट, जो ये दोनों जो शुक्रवाहिकी और शुक्राशय दोनों की नली जहां आके मिलती है वो एक नली बन जाती है, उसे हम कहते हैं इजैक्युलेटरी डक्ट या स्खलन नली। इसलिए
क्योंकि यहीं से स्खलित होकर स्पर्म यहाँ से नीचे की ओर मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर निकलती है। इसी दोनों के बीच में बच्चों दो ग्लैंड होते हैं जिसका नाम होता है पुरस्थ ग्रंथि, जिसको हिंदी में कहते हैं पुरस्थ ग्रंथि, लेकिन इंग्लिश में से प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। और एक दूसरा ग्लैंड है जिसका नाम है कॉपर ग्लैंड, यानी कि कॉपर ग्रंथि। ये दोनों यहाँ पे विशेष प्रकार के द्रव को छोड़ते हैं, लिक्विड, और यहाँ से वह स्पर्म को इजैक्यूलेशन में यानी कि निकलने में क्या होता है, इजैक्यूलेटरी स्खलन नली के द्वारा निकलने में आसानी होता है। यहीं पर आप देखेंगे कि सवाल जब आता है कि वृषण, जिसे हम स्क्रोटम कहते हैं, स्क्रोटम सैक, सॉरी, ये जो वृषण है, टेस्टिस है, वह एक विशेष थैली के अंदर होता है। सैक माने क्या होता है, थैली। इस विशेष थैली में पाया जाता है, तो इस विशेष थैली का नाम स्क्रोटम होता है। एग्जाम में सवाल यह आता है कि यहां देखिए कि स्क्रोटम यानी कि वृषण कोश शरीर के बाहर क्यों होता है। स्क्रोटम यानी कि ये थैली जहां पे टेस्टिस है, वह उदर गुहा के बाहर क्यों होता है। उदर गुहा यानी कि पेट के निचले हिस्से में बाहर भाग में क्यों होता है। तो अक्सर यह सवाल आता है कि क्यों होता है। तो बच्चों, हमें पता है कि मानव शरीर का टेम्परेचर लगभग 37 डिग्री होता है, लेकिन इस वृषण कोश में वृषण को बनने के लिए, शुक्राणु को बनने के लिए जो टेम्परेचर है, शरीर के टेम्परेचर से 2-3 डिग्री कम होता है। उसी कम डिग्री पर यह बनता है इसके अंदर। इसीलिए कहा जाता है कि वृषण कोश शरीर के बाहर शरीर के टेम्परेचर के अधिकता को बर्दाश्त नहीं कर पाता, उसको बनने के लिए उससे वो 2-3 डिग्री नीचे आना पड़ता है। तो यह उदर गुहा के बाहर वह टेम्परेचर शरीर के टेम्परेचर से कम हो जाता है, जिससे उसे बनने में आसानी होता है। तो बच्चे, एक क्वेश्चन और होता है कि यहां पे जब सवाल आएगा कि नर जनन तंत्र के 2 ग्लैंड का नाम लिखे, तो क्या बताएंगे कि नर जनन अंग में 2 ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉपर्स ग्लैंड, कॉपर ग्रंथि, है ना, जैसे हिंदी में पुरस्थ ग्रंथि भी कहते हैं। इस तरह से हम देखेंगे कि अभी नर जनन तंत्र के बारे में क्रैश कोर्स में छोटी जानकारी दे दी गई है। आप पहले भी इसके बारे में डिटेल पढ़ चुके हैं। इसी ग्लैंड, इसके बारे में जानते हुए हम आगे थोड़ा बताते हैं और कि प्रोस्टेट ग्लैंड, पुरस्थ ग्रंथि जो है, उसका कार्य क्या है। ठीक है, तो यह एक विशेष प्रकार के फ्लूइड का स्रावन करती है। क्या करती है, फ्लूइड का स्रावन करती है, यानी कि एक द्रव को क्या करती है, निकालती है, जिसका कार्य क्या है, शुक्राणु को, यानी कि यहां जो मेल गेमेट बने नर, वो युग्मक क्या करेगा, उसको उत्तेजित करने के लिए यह एक विशेष प्रकार का द्रव निष्कासित करेगा। दूसरा उसका काम क्या है कि यह इसी द्रव के कारण क्या होता है, शुक्राणुओं में गंध पाए जाते हैं। यानी कि वहां से जो स्पर्म निकलता है, स्पर्म में क्या होते हैं, गंध आते हैं, है ना। इसके अलावा और यह कॉपर्स ग्लैंड्स है, यह कॉपर ग्लैंड में भी कुछ कार्य है, आखिर है तो कुछ कार्य जरूर है। तो इसका सबसे पहला काम है कि यह एक
यह भी एक द्रव का निष्कासन करता है। वह द्रव क्षारीय होता है, ठीक है। वह क्षारीय द्रव जो स्रावित होता है उसका विशेष कार्य यह है कि यह कॉपुलेशन में वेजाइना के आगे, अभी हम देखेंगे आप आगे की ओर, कि वेजाइना की अम्लीयता को, यानी कि जो एग है ना फीमेल में, देखेंगे आगे हम उसको, उसके समय में उस के अम्लीयता को नष्ट करता है, जिससे कि स्पर्म जो है मर नहीं जाए, आसानी से वह जिंदा रहे, इसके लिए यह द्रव निष्कासित होता है। आइए अगला सवाल एक और है कि लैंगिक और अलैंगिक जनन में क्या अंतर है। अभी हम बाद में देखेंगे, थोड़ा इस सवाल को आप लिख लें, बाद में बताते, क्योंकि दोनों के बारे में बताने के बाद आगे हम चलेंगे। आगे हम चलते हैं कि मादा जनन तंत्र, क्योंकि दो तंत्र अभी हम पढ़ रहे हैं कि नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र। नर जनन तंत्र में आप लोग देखें कि कैसे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, कैसे स्पर्म बनता है और कैसे वह निष्कासित होता है शरीर से बाहर, उदर गुहा में क्यों वो पाया जाता है। आगे हम देखते हैं कि मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र में भी इसी प्रकार से एक स्ट्रक्चर हम खींच लेंगे, लिख लीजिए आप लोग। ओवरी, यहां देखेंगे अंडाशय, उसके बाद से है फैलोपियन ट्यूब, हिंदी में ही लिख देते हैं, और ओवरी, इसको अंडाशय बोलते हैं। दूसरा हो गया फैलोपियन ट्यूब, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे फैलोपियन ट्यूब ही बोलते हैं उसको। दूसरा, इसके बाद आता है गर्भाशय, यानी कि यूटेरस। तीसरा वेजाइना, और लास्ट में वल्वा, जैसा कि फिगर में भी दिखाया गया है। आप देखेंगे थोड़ा फिगर को कि जिस तरह से नर जनन तंत्र में मुख्य जनन अंग क्या था, टेस्टिस, उसी तरह से मादा जनन अंग में भी मुख्य अंग है क्या, ओवरी, जहां पे ओवरी को हिंदी में हम अंडाशय कहते हैं, अंडा बनता है। तो ये अंडा बनना इस अंडाशय में क्या कहलाता है, oogenesis, अंड जनन। बच्चों सवाल यह आता है कि अंड जनन किसे कहते हैं, यानी कि ओवरी में, अंडाशय में अंडे का बनना क्या कहलाता है, अंड जनन। जैसे नर में था स्पर्मेटोजेनिस, यानी कि स्पर्म का बनना, उसी प्रकार से यहां पे भी अंडाशय में अंडा का बनना oogenesis या अंड जनन कहते हैं। अब देखेंगे कि सबसे मुख्य अंग जो ओवरी है मादा जनन अंग में, वह कितना होता है, 2। वहां टेस्टिस भी 2, यहां ओवरी भी 2। इसको कंपैरिजन करके याद कीजिएगा, आसानी पड़ेगा आपको। तो ये ओवरी से जब जैसे वहां सेल था, उसी तरह से यहां पर oogenesis सेल होते हैं और ओगोनी सेल होते हैं। यह सेल के द्वारा अंडाशय में, ओवरी में एग सेल के द्वारा एग का, यानी कि अंडे का फॉर्मेशन होता है, बनता है। सवाल यह आता है कि oogenesis कहां होता है, तो क्या बताएंगे, अंडाशय में, ओवरी में। एक सेल कहां बनता है, ओवरी में, अंडाशय में, ठीक है। अब यहां तो बन गया, बनने के बाद यह कहां आता है, दूसरा इसका अंग का क्या नाम है, फैलोपियन ट्यूब, यानी कि फैलोपियन नली,
इस फैलोपियन नली में अंडा जो है निकल के निष्कासित होके यहां पे आता है। देख रहे हैं, इसी को फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। इस नली में आता है। सवाल यहां बच्चे आता है कि निषेचन कहां होता है? तो याद रखिएगा, यह जो अंडा आता है यहां पे, उसके बाद यहीं पे निषेचन होता है। तो यह अंडा यानी कि एग का निकलना, फैलोपियन ट्यूब में आना, इसके बाद से यही फैलोपियन ट्यूब में जब एग ओवरी से निकल के आता है तो निषेचन की क्रिया होती है। यहां से स्पर्म जो है वह जाके यहां पे निषेचित करता है अंडे को, और वहां एग जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। यह जाइगोट यहां बनने के बाद कुछ समय के बाद स्लाइड करके, खिसक के यहां पे बहुत सारे टिश्यूज पाए जाते हैं, वो निकल के आते हैं, और यहां से वह यूटेरस में, गर्भाशय में, आपने देखा ना। मैं ये स्टेप बाय स्टेप क्यों बता रही हूं? क्योंकि आपको एग्जाम में ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप लिखना भी है। तो यहां ओवरी के पास अंडा आया फैलोपियन ट्यूब में, और फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइज किया। यहां सवाल यह होता है कि जाइगोट कहां बनता है? तो जाइगोट कहां बनेगा? फैलोपियन ट्यूब में। वहां पे एग और स्पर्म का क्या होता है? फ्यूजन होता है, और वह जाइगोट का फॉर्मेशन। और यह जाइगोट इम्ब्रियो का निर्माण करता है। पहले यहां आके खसक के यूटेरस में एकत्रित हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, रुक जाएगा, और यहां से यह जाइगोट इम्ब्रियो, और इम्ब्रियो के बाद इम्ब्रियो यानी कि भ्रूण, यूटेरस में क्या होता है? भ्रूण बन रहा है ना। और यह इम्ब्रियो स्थापित होकर एक नए चाइल्ड का फॉर्मेशन करता है और शिशु को बनाता है, और वह शिशु इस वेजाइना के द्वारा वल्वा के थ्रू बाहर निकल जाता है और नए जीव की उत्पत्ति होती है। इस तरह से एग्जाम में एक क्वेश्चन आ सकता है, क्यों कि इम्ब्रियो कहाँ इंप्लीमेंट होता है, कहाँ अंतः स्थापित होता है। तो इम्ब्रियो कहाँ पे हो रहा है? यूटेरस में। देख रहे हैं ना ये पोर्शन येलो कलर में, ये है यूटेरस, इसी में स्थापित होता है। और इस तरह से यहाँ पे कुछ मसल्स होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? यूटेराइनल वॉल। इस वॉल के द्वारा यहाँ देख रहे हैं आप फिगर में होते हुए यहाँ से निकल जाता है। अब इस तरह से आपको एक सवाल और है कि अंडाशय से हार्मोन निकलता है ना, यहाँ ओवरी है जो, यहाँ से हार्मोन निकलता है। इस हार्मोन का नाम क्या है? तो दो नाम, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये दो हार्मोन्स निकलते हैं। आइए हम एक इस पूरे फिगर को एक बार फिर देखते हैं और इसकी तुलना करते हुए आगे बढ़ेंगे। सवाल में नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र के सारे अंगों को मैंने दर्शाया, और आप देख रहे हैं इसको एग्जाम में कैसे लिखेंगे, फिगर बना के इतने सारे लिख के। अब ये भी प्रोसेस समझ में आ गया। आइए हम दूसरा सवाल देखते हैं। कि लैंगिक एवं अलैंगिक जनन में क्या अंतर है? यह लैंगिक और अलैंगिक जनन में आपने पहले भी पढ़ा था कि अलैंगिक यानी कि जिसमें एक जनक की आवश्यकता होती है, या मादा या नर, ऐसे जनक की जहां आवश्यकता होती है जनन करने के लिए उसे अलैंगिक जनन कहते हैं, और लैंगिक जनन जिसमें दो जनकों की आवश्यकता होती है। सवाल आता है एग्जाम में कि अलैंगिक और लैंगिक में क्या अंतर है। दूसरा, एक अलैंगिक और लैंगिक का एक और सवाल है बच्चों, लिख सकते हैं कि अलैंगिक के अपेक्षा लैंगिक का महत्व ज्यादा क्यों है? अलैंगिक के अपेक्षा लैंगिक का महत्व ज्यादा क्यों है? क्यों?
क्योंकि लैंगिक में यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो लिंग की आवश्यकता जब होती है, या मेल एंड फीमेल का सिंबल दिया गया है नर एंड मादा का, तो इसमें क्या होगा, दो अलग अलग जीन यहां से आएंगे तो इसमें क्या हुआ, वेरिएशन मिलेगा बहुत सारे। ये वेरिएशन हम आगे चल के पढ़ेंगे, बस आपको याद रखना है कि इसके कारण, लैंगिक जनन के कारण वेरिएशन होगा और जिससे वह उसमें बहुत सारे चेंजेस आएंगे और चेंजेस आने के बाद वह क्लाइमेट में अडॉप्ट कर पाएंगे और जैव विकास ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा। इस तरह से हम नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र के बारे में जाने। दूसरा हम देखेंगे कि एक सवाल आता है कि किशोरावस्था क्या है। ये आपका वह अवस्था जिसमें नर एवं मादा जननांग में विशेष परिवर्तन होता है, फिजिकल चेंजेस भी आते हैं, तो इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, किशोरावस्था। आगे हम देखेंगे कि एक क्वेश्चन आप लिखिए कि ऋतुस्राव रजोधर्म या मासिक धर्म या मेंसुरेशन, यह क्या होता है, इसके बारे में एग्जाम में आता है क्वेश्चन। देखिए, जो अंडोत्सर्ग है यह हर 14 दिन के बाद होता है और यह अंडोत्सर्ग जब फैलोपियन ट्यूब में आएगा ये फैलोपियन ट्यूब में जब आ रहा है और उस वक्त निषेचन की क्रिया नहीं होती है, ये फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, स्पर्म का एंट्री नहीं होता है, तो यहां पे जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होता है और यह अंडोत्सर्ग के बाद जो अंडा बाहर निकलता है वह यूटेरस में आता है और आने के बाद यहां पे वह निषेचन नहीं होने के कारण 28वें दिन क्या होता है, बाहर निकल जाता है और बाहर निकलने के समय में इस यूटेरन वॉल में भी कुछ म्यूकस, कुछ गर्भाशय की दीवार की कोशिकाएं टूटकर बाहर निकलती है और कुछ इस तरह से यह हम कह सकते हैं कि ऋतुस्राव, रजोधर्म, मासिक धर्म या मेंसुरेशन अंडो उत्सर्ग के करीब 2 सप्ताह के बाद अनिषेचित अंडाणु, रक्त, म्यूकस और यूटेरन वॉल के कुछ कोशिकाएं बाहर निकलती हैं और इस क्रिया को जनन चक्र, मेंसुरल साइकिल, मानव माहवारी या इस मानव मादा में यह जनन चक्र होता है ना। तो आप इस तरह से रजोधर्म, मासिक चक्र के बारे में लिख सकते हैं। अगला सवाल आप लिखें कि यह बंद कब होगा, यह ऋतुस्राव चक्र बंद कब होगा, जब कभी भी क्या होगा, निषेचन होगा और इस तरह से यहां यूटेरस में जाइगोट का फॉर्मेशन होकर जब एम्ब्रायो का फॉर्मेशन हो रहा है उस समय उस क्रिया को गर्भधारण जो कहते हैं, वो गर्भधारण के समय में यह जो है बंद हो जाता है। यानी कि अब इसकी शुरुआत रजो दर्शन भी कहा जाता है। इसको शुरुआत
कितने सालों के बीच में होता है? 12 से 50 वर्ष। अब ये याद रखेंगे। उसके बाद से आप देखेंगे कि यह ऋतुस्राव बारंबार कितने दिनों पे आता है, तो इसका क्या होगा? 28 दिन। इस तरह से आप ऋतु चक्र के बारे में बहुत कुछ लिख सकते हैं। ठीक है। अब ये 12 वर्ष और 50 यानी कि 12 में शुरू होता है और 50 तक चलता है, बंद हो जाता है इधर। अब हम अगला यह सवाल आपको लिखवाने जा रहे हैं कि लिखिए कि शिशु का निर्माण कैसे होता है। अभी आपको सारे प्रोसेस बता दिए गए। आपका ये होम टास्क है कि शिशु का निर्माण कैसे होता है। यह सवाल लिख लें कि शिशु का निर्माण कैसे होता है। इसका होमवर्क आप बनाएंगे घर पे। सारे प्रोसेस समझ में आ गया? शिशु का निर्माण कैसे होता है। हो गया? ये सवाल लिख ले। इसके लिए बताने की जरूरत नहीं है। अब आप समझ गए हैं कि जब शुक्राणु और अंडाणु दोनों मिलते हैं तो क्या होता है। सारे प्रोसेस बता चुके हैं, आप लिख सकते हैं। अब देखिए, अगला टॉपिक है जनन और स्वास्थ्य। जनन की क्रिया हुई, हर चीज का लाभ और हानि होता है। तो लाभ तो हुआ, अगर इसकी जानकारी हम सही से नहीं रखते हैं तो हमारे स्वास्थ्य पर भी इसका असर पड़ेगा। कैसे हमारे स्वास्थ्य पे असर पड़ेगा, इसको हम देखते हैं कि जब जनन की क्रिया होती है और वह स्वास्थ्य से संबंधित भी होती है, क्योंकि यह जब भी स्वस्थ शरीर नहीं रहेगा तो कई बीमारियों का इस जनन का प्रभाव पड़ेगा। इसमें एक बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ। आप देखेंगे कि लैंगिक जनन के द्वारा कुछ रोग भी संचरित होते हैं जिसको एसटीडी कहते हैं। सवाल एग्जाम में आता है कि एसटीडी से क्या समझते हैं। एसटीडी से क्या समझते हैं, इसका पहले फुल फॉर्म जान लें कि सेक्सुअल ट्रांसमिटिंग, टी फॉर मिटेड डिजीज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज यानी कि सेक्स के द्वारा जब डिजीज ट्रांसफर होगा तो स्वास्थ्य पे उसका प्रभाव पड़ेगा ही। तो एसटीडी का एस फॉर सेक्सुअल यानी कि लैंगिक, टी से ट्रांसमिटेड यानी कि संचरित, और डी से डिजीज यानी कि रोग। लैंगिक जनन, संचरित, रोग, यानी कि वह रोग, वह बीमारी जो किसी सेक्सुअल रीजन से हुआ उसको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज यानी कि लैंगिक जनन संचरित रोग कहते हैं। इसमें बैक्टीरिया के द्वारा, वायरस के द्वारा, प्रोटोजोआ के द्वारा बीमारी, डिजीज ट्रांसफर होते हैं। और कुछ बीमारी वो का नाम भी हम बताने जा रहे हैं आपको। जैसे आप देखेंगे कि स्त्रियों में यह रोग, कुछ बैक्टीरिया जनित रोग होते हैं जिसे गोनोरिया, सिफालिस, ये सभी जो है बीमारी इससे होते हैं। दूसरा है कि वायरस जनित सर्विक्स कैंसर,
ये भी लिख देते हैं या आपको पीडीएफ के द्वारा दे दिया जाएगा, ठीक है। ये वायरस जनित रोग, ये सभी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के नाम से जाने जाते हैं। वायरस जनित रोग यानी कि वायरस के द्वारा जो रोग हुआ, बैक्टीरिया के द्वारा, बैक्टीरिया से जो रोग हुआ वो बैक्टीरिया जनित रोग हुआ, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारी रोग हैं जैसे गोनोरिया, सिफिलिस, और आप देखेंगे कि वायरस के द्वारा सर्विक्स कैंसर, हर्पिस नामक ये सभी भी बीमारियां होती हैं। और इस तरह से एग्जाम में प्राय क्वेश्चन आता है कि गोनोरिया किस के द्वारा फैलता है, कौन सा जनित रोग है, तो क्या बताएंगे गोनोरिया को? बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से यह गोनोरिया जो है फैलता है। अब आपको और इसके बारे में सब डिटेल्स पीडीएफ के द्वारा दिया जाएगा। अब ये बीमारी हम रोकेंगे कैसे, रोकेंगे कैसे इसको? सबसे पहले हम साफ सफाई रखेंगे, उसके साथ असुरक्षित यौन संबंध को रोकेंगे। बहुत सारे रीजंस हैं जिससे हम इस बीमारी को दवाओं के जरिए भी रोक सकते हैं, और बहुत सारी जो इसको रोकथाम करने के लिए कुछ उपाय हैं। जैसे आप देखेंगे कि इनको इंजेक्शन और दवाओं के जरिए भी रोकते हैं। अब हम आते हैं कि इस जनन के द्वारा जनसंख्या में तो बहुत सारे वृद्धि हुए, और इस वृद्धि को अब हम कंट्रोल कैसे करेंगे? यह अगला लास्ट टॉपिक है हमारा कि इस जनन के द्वारा जो जनसंख्या वृद्धि हुई उस वृद्धि को हम कैसे रोकेंगे। इस वृद्धि को रोकने के लिए कई क्रिया विधि है। प्राकृतिक विधि यानी कि जिसको नेचुरल बोलते हैं, आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम तरीके से, रासायनिक तरीके से, इन सभी विधियों के द्वारा और यांत्रिक विधि से, इन विधियों के द्वारा हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। और इन विधियों में नर और पुरुष यानी कि मादा और पुरुष दोनों में अलग अलग तरीके होते हैं। प्राकृतिक विधि से यानी कि यहां पे निषेचन की क्रिया रोक दी जाएगी, निषेचन की क्रिया फैलोपियन ट्यूब में क्या कर दी जाएगी? रोक दी जाएगी। और इसका रीजन है कि अगर वह 14 दिनों के अंतराल में अगर निषेचन नहीं हुआ तो यह प्राकृतिक तरीके से रोका जा सकता है, जनसंख्या कंट्रोल हो जाएगी। फिर दूसरा है कृत्रिम तरीके से। कृत्रिम यानी कि हम कृत्रिम तरीके से कैसे रोक सकते हैं? इसके लिए बहुत सारे कॉन्डोम, कॉपर टी, इस तरह के यंत्र हैं, इससे भी रोका जा सकता है। रासायनिक तरीके से कैसे रोक सकते हैं? रासायनिक में दवाएं हैं, ठीक है। और एक सर्जिकल होता है, सर्जिकल यानी कि इसमें क्या किया जाता है? सर्जिकल तरीके में, विधि में मादा और नर, मादा में ये फैलोपियन ट्यूब का कट करके उसको ऑपरेट करके बांध दिया जाता है, जिसको वह यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब पे फर्टिलाइजेशन, निषेचन नहीं होगा। और दूसरा नर में वैस्कोडोमी जो ट्यूब है उसको क्या कर दिया जाता है? वास डिफरेंस, उसी को क्या कर दिया? नसबंदी, उसके नस को क्या कर दिया जाता है? बांध दिया जाता है। वास डिफरेंस ये ना यहाँ पे क्यों? क्योंकि यहाँ से शुक्र
शुक्राणु जो है यहाँ से निकल नहीं पाए, यहाँ पे क्या किया जाता है, बांध दिया जाता है। और इस तरह से यह आप देखेंगे कि हमारा मनुष्य का जो प्रजनन तंत्र है उसके संपूर्ण सवालों का जवाब आप दे सकेंगे अपने एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, क्रैश कोर्स के माध्यम से। ये मेरा कोशिश है कि आप इस जनन चैप्टर के सभी सवालों का जवाब अच्छी तरह से दे सके। तब तक के लिए धन्यवाद।